बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट को डिस्कस करना है और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या वाई लिंक ट्रेट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो उसका पैटर्न टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब हम एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट की बात करेंगे। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट का पैटर्न क्या बनेगा। सबसे पहले एक बात बहुत डिटेल से हम जनरल जो डिस्कशन हमने की थी एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की, वाई लिंक की, तो उसमें डिस्कस किया था कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होते हैं इसमें फ़ीमेल आर मोर इफेक्टेड, कि फ़ीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती है। कैसे फ़ीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, जैसे एक डिजीज़ है हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स, इसका जीन होता है डी। मतलब क्या होगा कि जो डी होगा वो डिजीज़ का जीन होगा और जो स्मॉल डी होगा वो नॉर्मल का जीन होगा। तो चूंकि मेल और फीमेल में कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट बनते हैं। अगर मैं बात करूं मेल की तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं कि मेल में एक्स के ऊपर कैपिटल डी हो या फिर स्मॉल डी हो। अब मेल में तो चूंकि कंडीशन कॉमन है कि जब भी एक्स पे कोई जीन होगा वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो यानी ये वाला जो इंडिविजुअल है वो इफेक्टेड होगा और ये वाला इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। तो यानी यहाँ 50% चांस है इफेक्टेड होने का। लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ तीन कंडीशन पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? कि दोनों कैपिटल डी वाली होमोजाइगस यानी इफेक्टेड हो, दूसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो लेकिन चूंकि डिजीज का जीन डोमिनेंट है तो ये भी इफेक्टेड होगा, और फिर तीसरी है कि स्मॉल डी हो तो ये कंडीशन नॉर्मल होगी। तो यहाँ तकरीबन 66% चांस इफेक्टेड होने के और 33% चांस नॉर्मल होने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट हैं वो ज़्यादातर फीमेल को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ हम सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि केस 1 और केस 2, उससे ये जो पेडिग्री है इसको सॉल्व करना भी आसान होगा। अच्छा, इफेक्टेड फादर, अगर फादर इफेक्टेड हो, फादर इफेक्टेड का क्या मतलब है कि इसके पास डिजीज़ वाला जीन हो और मदर को हम बिल्कुल नॉर्मल रखें। क्लियर? तो इस कंडीशन में अगर हम इसका पन्नेट स्क्वायर बनाएं तो इस कंडीशन में जो पन्नेट स्क्वायर बनेगा तो इसमें तो स्मॉल डी वाले और यहाँ कैपिटल डी और वाई। तो अगर इसका पन्नेट स्क्वायर कुछ इस तरह बनेगा, डी एक्स डी वाई वाई। तो अगर देखा जाए यहाँ फादर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डॉटर है, यहाँ डॉटर क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डॉटर वो इफेक्टेड होती है तो ये भी इफेक्टेड है। लेकिन सन में अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल कंडीशन के साथ है। यानी फादर अगर इफेक्टेड है और मदर अगर आप कह सकते हैं नॉर्मल है तो इस कंडीशन में ऑल डॉटर विल बी अफेक्टेड, नो सन विल बी अफेक्टेड। तो अगर देखा जाए इफेक्टेड फादर अगर मदर नॉर्मल है तो ऑल डॉटर विल बी अफेक्टेड एंड नो सन विल बी इफेक्टेड। क्लियर? अच्छा, अगर मदर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मदर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये हेट्रोजाइगस, और जो फादर है वो नॉर्मल है, तो यहां अगर देखा जाए तो एक्स डी एक्स कैपिटल डी और यहाँ एक्स डी और वाई। तो पहले स्मॉल डी के साथ लिख लेते हैं, उसके बाद कैपिटल डी वाला लिख लेते हैं और ऊपर वाले एक्स डी वाई और वाई। तो अगर देखा जाए ये तो जो डॉटर है ये इफेक्टेड नहीं होगी, ये नॉर्मल है, ये सन भी नॉर्मल है। यानी 4 आप कह सकते हैं चिल्ड्रन अगर हों तो उनमें से एक नॉर्मल होगी डॉटर और एक सन नॉर्मल होगा और एक डॉटर इफेक्टेड होगी और एक हमारे पास सन इफेक्टेड होगा। ठीक है? तो इसी को हमने यहाँ पेडिग्री की शक्ल में ड्रा किया है कि एक इफेक्टेड फादर है, इफेक्टेड फादर नॉर्मल मदर है। हमने कहा था जो बॉक्स है मेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो सर्कल है वो फीमेल को। अगर बॉक्स रेड हो तो इसका मतलब इफेक्टेड है। तो यहाँ अगर इफेक्टेड फादर का कॉम्बिनेशन या उसकी शादी एक नॉर्मल वुमेन के साथ हो
तो इसमें जो सिबलिंग्स बनेंगे यानी बेटा और बेटी, तो बेटी इफेक्टेड होगी और सन क्या होगा, नॉर्मल होगा, जैसे हमने यहाँ बात की। लेकिन अगर इस ये वाली जो हमारे पास इफेक्टेड वुमेन है, इसकी शादी अगर किसी नॉर्मल, अब यहाँ इफेक्टेड वुमेन है क्योंकि ये रेड भी है और यहाँ डिजीज़ शो हो रही है, तो उसके बाद अगर इसका जो कपल है या इसकी जो शादी है वो नॉर्मल मेल के साथ हो, तो यहाँ ये वाली जो आप कह सकते हैं वुमेन है, ये जो अपना एक्स वाला जीन है जिसके ऊपर डिजीज़ वाला जीन है, एक्स जिसके ऊपर डिजीज़ वाला जीन है, वो इक्वली डॉटर को भी सेंड कर सकती है, इक्वली सन को भी सेंड कर सकती है। इसी तरह जो नॉर्मल जीन है वो डॉटर को भी सेंड कर सकती है और सन को भी सेंड कर सकती है। तो यहाँ 4 किस्म के कॉम्बिनेशन है कि डॉटर नॉर्मल, सन नॉर्मल, उसके बाद आप कह सकते हैं जो डॉटर एक इफेक्टेड और एक सन इफेक्टेड। चलिए, तो अगर इनके हम जीनोटाइप्स लिखें तो इसकी जो जीनोटाइप वो ये वाली होगी, इसकी जो जीनोटाइप वो ये वाली होगी, और डॉटर की जो जीनोटाइप वो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, और सन की जो जीनोटाइप है वो ये वाली होगी। अगर हम इसकी जो जीनोटाइप है वो चूँकि नॉर्मल है वो ये वाली होगी, इसकी जीनोटाइप जो एक्स स्मॉल डी होमोजाइगस होगी, इसकी जो जीनोटाइप है ये जो नॉर्मल सन है इसकी ये वाली होगी एक्स स्मॉल डी वाई, और इसकी जो जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस कंडीशन है और इसकी जो जीनोटाइप है ये एक्स कैपिटल डी और वाई है। तो आप सबकी जीनोटाइप आसानी से लिख सकते हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स है। ये एक्स लिंक डोमिनेंट है और रेयर हेरिडिटी ट्रेट्स है, यानी बहुत कम लोगों में ये नज़र आता है। अच्छा, सबसे पहले डाइटरी रिकेट्स क्या होती है हमारी, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 के अंदर कि हमारी जो बोन्स हैं बाज़ दफ़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। क्योंकि विटामिन डी क्या करता है कि ब्लड से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा के ब्लड में लेके जाते हैं, ब्लड से फिर ज़ाहिर बात है बोन में चली जाती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो कैल्शियम है या फॉस्फेट है वो कम होगी, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स, इसमें जो कम्युनिकेशन फेलियर है एट मॉलिक्यूलर लेवल वो हो रहा है। मतलब क्या है कि वो जीन्स जिन्होंने बोन्स की प्रोटीन बनानी है वो विटामिन डी के मैसेज को रिसीव ही नहीं करते। विटामिन डी का मैसेज क्या है कि कैल्शियम को डिपॉजिट करवाया जाए, फॉस्फेट को डिपॉजिट करवाया जाए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं बोन्स मजबूत होंगी। लेकिन अगर सपोज जो ब्लड के अंदर कैल्शियम मौजूद है या फॉस्फेट मौजूद है वो प्रॉपर डिपॉजिट ही, हालांकि उसमें है, उसमें कैल्शियम भी ज़्यादा है ब्लड में, फॉस्फेट भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी डेपोजिशन नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स के ब्लड में बज़ाहिर कैल्शियम ज़्यादा है लेकिन बोन्स को नहीं पता चल रहा कि उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, क्योंकि बोन उस कैल्शियम को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जो विटामिन डी है या वो जीन्स जिन्होंने प्रोटीन बना रखी है बोन्स की, वो उस विटामिन डी के मैसेज को रिकॉग्नाइज नहीं करे कि उसको डिपॉजिट करवाया जाए, तो वो बोन समझते हैं कि शायद ब्लड के अंदर के फॉस्फेट है ही नहीं, यानी प्रॉब्लम सिर्फ उस कम्युनिकेशन में आ रहा होता है। हालांकि बॉडी के पास विटामिन डी भी प्रॉपरली मौजूद होता है, फॉस्फेट भी प्रॉपरली मौजूद होता है, कैल्शियम भी प्रॉपरली मौजूद होता है, लेकिन उसकी जो रिसेप्शन है बाय द बोन्स उसमें प्रॉब्लम आता है उन जीन्स की वजह से जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट से बिलोंग करते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है विटामिन डी की तो डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं है, ना फॉस्फेट की ना कैल्शियम की, तो इन इस तरह की जो रिकेट्स हैं इसको ना आप विटामिन डी के साथ ठीक कर सकते हो, ना फॉस्फेट की इंजेक्शन लगा के ठीक कर सकते हो, ना कैल्शियम की इंजेक्शन या टैबलेट्स दे के इसको ठीक कर सकते हो। तो बहरहाल हमारे पास फिर इसमें वही हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, जब बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स वो बीमारी है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अच्छा, वाई लिंक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अगर हम इसकी इनहेरिटेंस की बात करें तो इसकी इनहेरिटेंस बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि जो हमारे पास फादर है उसके पास क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, और मदर के पास क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स। तो फादर से जो क्रोमोसोम जाएंगे बच्चों में, वाई जाएगा सन के पास और एक्स जाएगा डॉटर के पास। तो इस वजह से अगर कोई भी ऐसा ट्रेट है जो वाई लिंक है तो वो डायरेक्टली फादर से सन में जाएगा और डॉटर में वो उसका इनहेरिटेंस फादर से डॉटर में नहीं होगा। तो आप ये समझ लें अगर कोई खुदा न खास्ता डिजीज़ है वाई क्रोमोसोम पर तो वो सिर्फ फादर से सन के अंदर ट्रांसमिट होगी या इनहेरिट होगी। तो अगर
वाई क्रोमोसोम पर डिजीज़ है तो इफेक्टेड फादर के सारे सन क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है SRY जीन, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो हमने पहले डिस्कस किया था वाई क्रोमोसोम जे शेप होता है और इसके शॉर्ट आर्म पर एक जीन मौजूद है जिसको SRY जीन कहा जाता है, SRY जीन कहा जाता है। अब ये है क्या, इसको मेल सेक्स स्विच भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते मुकम्मल हो जाते हैं तो इस जीन ने डेवलपमेंटल प्रोसेस ट्रिगर करना है और वो डेवलपमेंटल प्रोसेस ट्रिगर करेगा जिससे मेलनेस डेवलप होगी। यानी मेल के जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जब पैदाइश के वक्त बच्चा पैदा होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा है या बच्ची है। तो पैदाइश के वक्त जो चीज़ फ़ौरन बता रही हो कि ये मेल है या फीमेल है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स। तो इसने क्या करना है, उन कैरेक्टर को डेवलप करवाना है जो मेलनेस की तरफ बॉडी को प्रमोट करेंगे। दोबारा SRY जीन चूंकि वाई पर होता है और ये फादर से डायरेक्टली किस में जा रहा होता है, सन में जा रहा होता है और इसी वजह से सन मेल की तरफ डेवलप होता है। तो ये हमारे पास वाई लिंक इनहेरिटेंस है। उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस में 2 आर्टिकल रह गए, एक को हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट और एक को हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। तो इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी ही, अल्लाह हाफिज़।